प्यारे बच्चों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आर्य विश्वकर्मा सर, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ और हम अब चर्चा कर रहे हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर है समकालीन राजनीतिक मुद्दे। इन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं और उन समस्याओं पर किए जा रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का यानी सुधार के उपाय का। हम पूर्व में यह जान चुके हैं कि कोई भी राष्ट्र या किसी भी राष्ट्र का वह स्वस्थ राजनीतिक या सामाजिक वातावरण जिस पर उस देश का जनमानस अपना स्वस्थ और सुखी जीवन बिता सकता है या जिसकी उसको आवश्यकता होती है कि हमारे राज्य का, हमारे क्षेत्र का जो पर्यावरणीय वातावरण है वो किस प्रकार से उन्मुक्त रहे, साफ सुथरा रहे और हमारे जीवन और स्वास्थ्य के अनुकूल रहे। और हमने कल ये बताया था आप लोगों से कि इस प्राकृतिक वातावरण को बिगाड़ने में लगभग समस्त राष्ट्र और समस्त राष्ट्रों की राजनीति या आधुनिक विकास की जो गतिविधियां हैं और साथ ही उसमें अणु और परमाणु का जो प्रयोग है या उनका उत्सर्जन है या उनका निर्माण है या उनका परीक्षण है या उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग है, यह प्रयोग के द्वारा जो उत्पन्न प्रदूषण है इसको किस प्रकार से खत्म किया जा सके या इसको किस प्रकार से रोका जा सके या इसके जहरीलेपन को, विषैलेपन को किस प्रकार से कम किया जा सके। तो इसी में हमने पिछले पीरियडों में चर्चा किया था कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का हुआ उसके बाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह निरंतर प्रयास किया जाने लगा और इस समस्या को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या मानकर इसको एक प्रथम आवश्यकता के रूप में इसका निराकरण करने का प्रयास किया जाने लगा। वो सभी राष्ट्रों के द्वारा, सभी राष्ट्रों की सभी इकाइयों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय सारी व्यवस्थाओं, सारे संगठनों या जितने भी जो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उन सम्मेलनों में किसी न किसी प्रकार से जहाँ पर अणु और परमाणु की बात आती है या राष्ट्रों के जहाँ पर पर्यावरण की बात आती है उस पर्यावरण के स्वरूप पर ये जरूर चर्चा होना शुरू हुई या उसमें चर्चा करना आवश्यक समझा गया कि इस सुंदर सी पर्यावरणीय व्यवस्था को इस प्रकार से यथोचित या इसको अच्छा बनाए रखा जा सके। तो हमने ये देखा कि 1990 के दशक के बाद उसमें पर्याप्त गति आई और सभी राष्ट्रों ने उसको एक आवश्यक कार्य या आवश्यक कार्यकारिणी मान करके इस ओर प्रयास करना शुरू किया। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम ये जब निःशस्त्रीकरण वगैरह पढ़ते हैं, विभिन्न जो संधियां होती हैं, चाहे वो परमाणु शस्त्र नियंत्रण संधि हो, CTBT हो, वगैरह वगैरह जितनी भी संधियां होती हैं, उन संधियों का उद्देश्य यही होता है, निःशस्त्रीकरण का यही उद्देश्य है कि इस विनाशता को, प्रकृति की इस विनाशता को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से इस पर लगाम लगाई जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए या इसके पुनर्निर्माण में इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक विधियों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से इसमें किस प्रकार से रोक लगाई जाए। 1998 का एक ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की एक राजधानी है ब्यूनस आयर्स, वहाँ एक विशेष जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसको मैं इसकी कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। 1998 जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र एक सम्मेलन हुआ था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भूमिका थी और इस कॉन्फ्रेंस में जो प्रमुख बातों की ओर राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया गया था वो कुछ इस प्रकार से हैं। इस कॉन्फ्रेंस के सामने प्रमुख विषय 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल माने जो नई दिल्ली में हुआ था, उसमें जो उपबंध निश्चित किए गए थे
पर्यावरण के संबंध में, उसमें इस सम्मेलन में उन पर और गहन विचार विमर्श हुआ और उनको एक्टिव करने का, उन पर प्रयास करने का एक निश्चित किया गया। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, इसी में अनेक राज्यों द्वारा राष्ट्रीय स्तरों पर ग्रीन हाउस गैसों को छोड़े जाने के संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा करने का निश्चय किया गया। यानी अब तक जो जहरीली गैसें छोड़ी जाती रही हैं, उन पर सभी राष्ट्रों की एक समिति या सभी राष्ट्रों के द्वारा उन पर समीक्षा की जाने का निर्णय किया गया तथा ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने के संबंध में भी गहन विचार विमर्श हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीक मतलब कि अगर विकास में कहीं ये चीजें आवश्यक है या विकास में कहीं सहायक है, लेकिन उनका जो बुरा प्रभाव है या जहरीला प्रभाव है या विषैला प्रभाव है या मानव स्वभाव को दूषित करने वाला जो प्रभाव है, इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से, वैज्ञानिक तरीकों से किस प्रकार से उसको खत्म किया जा सके या उसको कम किया जा सके, इस पर जो है गंभीर विचार विमर्श हुआ। क्योटो सम्मेलन में उठाए गए सभी विषयों की आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर चर्चा की गई। स्वच्छ विकास संयंत्रों में सरकार तथा निजी संस्थाओं की गैसों को वातावरण में छोड़े जाने में कमी लाने या इसके कमी लाने के प्रयास किए जाने का समर्थन किया गया और इस संबंध में सभी राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई कि वो अपने इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ संपन्न कराएं। क्योटो सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो मसले उठाए थे वह एरिस सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण बने। कुछ पर्यावरण समूहों संगठनों ने यह विचार प्रकट किया कि जहां संयुक्त राज्य ने 7% की कटौती को स्वीकार किया था, वहां 2010 तक इस प्रकार छोड़ी जाने वाली गैसों की मात्रा में 20% की कमी की जानी आवश्यक समझी गई। जहां पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7% या 5% की गारंटी दी थी, उनको बढ़ाकर जो है 20% कटौती किए जाने के संबंध में इसमें बात कही गई। संयुक्त राज्य के प्रभावाधीन प्रोटोकॉल में कई एक अपवाद भी सम्मिलित हो गए थे। जो देश के वातावरण को कम दूषित करते थे, उनको अपना निश्चित कोटा बेचने का भी अधिकार भी दिया गया था। इस संबंध में प्रयास करने के लिए यह माना गया था कि सरकार तथा निजी संस्थाओं की भागीदारी में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़े जाने में कमी करना प्रमुख कारण होगा। ये सभी राष्ट्रों के लिए एक चेतावनी थी, कहना चाहिए वार्निंग। संयुक्त कार्यवाही करके सभी देश गैसों से संबंधित प्रोजेक्टों में अपनी भूमिका के द्वारा इसमें लाभ लाने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाजार मित्रतापूर्ण जटिल दृष्टिकोण को अपनाया तथा विकासशील देशों तथा समूह 77 यानी 77 के देशों और चीन द्वारा की गई उन मांगों को नकार दिया गया जिनका लक्ष्य था तकनीकी हस्तांतरण को सरल बनाया जाए। इस बात को नकार दिया गया, मतलब उसे इस सम्मेलन में नकार दिया गया। चीन तथा बाद में भारत ने यह विचार किया कि विकसित देशों द्वारा अपनी विलासिता के लिए गैसों को परिवेश में छोड़े जाने तथा विकासशील देशों द्वारा अपने आप को जीवित रखने के लिए गैसों को छोड़े जाने की क्रियाओं में अंतर किया जाना आवश्यक है। ये भारत के लिए भी था और चाइना सहित अन्य देशों के लिए भी था। इस सम्मेलन में विकासशील देशों द्वारा इच्छा से किए जाने वाली प्रतिबद्धताओं के प्रश्न को भी उठाया गया, लेकिन अर्जेंटीना द्वारा इस विषय को उठाए जाने का चीन तथा ग्रुप 77 के द्वारा भी बहुत इनका विरोध किया गया। यानी चाइना और 77 के ग्रुप के द्वारा भी इस बात का विरोध किया गया। अर्जेंटीना तथा कजाकिस्तान द्वारा अपनाई गई एक तरफा घोषणाओं ने विकासशील देशों को बांट दिया। इसी कारण क्योटो प्रोटोकॉल की पूर्णतः पुष्टि नहीं की जा सकी। यानी जितने प्रस्ताव पहले 97 में किए गए थे, उन पर कोई खास सफलता नहीं मिली। आज 21वीं शताब्दी में पर्यावरण की सुरक्षा विश्व समुदाय के सामने एक प्रमुख विषय
विषम आवश्यकता बनी हुई है। आज की एक सबसे अच्छी और सकारात्मक बात है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार बढ़ रही मानवीय चेतना, राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक विधियों के द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाना। इस प्रकार से मेरा बताने का मतलब ये है कि इस पर्यावरण को 90 के दशक के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना तय हुआ और सभी राष्ट्रों को, जैसा मैंने बताया कि सभी राष्ट्रों के शिखर सम्मेलनों में पर्यावरण का मुद्दा जो है वो प्रमुख रूप से उठाया जाने लगा और उसके लिए जितने भी अन्य पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उनके लिए प्रयास किए जाने का एक सामूहिक प्रयास किया जाने लगा। अब हम ये देखेंगे कि इस पर्यावरणीय व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अपना क्या रोल अदा करता है। मैंने आपको कल बताया था शायद इसी पीरियड में या उसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की वह प्रभावोत्पादक संस्था है जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आई और दुनिया को हर प्रकार की विनाशता से बचाने के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए तथा सभी राष्ट्रों के बीच में, चाहे वो छोटे राष्ट्र हों, चाहे वो बड़े राष्ट्र हों, चाहे वो विकसित राष्ट्र हों, अल्प विकसित हों या विकासशील हों, सभी राष्ट्रों में इस प्रकार से एक सामूहिक सामंजस्य स्थापित करके इस वैश्वीकरण को और मजबूत बनाया जाए और इस वैश्वीकरण की समस्याओं को प्रमुखता से गंभीरता से जो है या तो स्वतः या संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से इनको उठाया जा करके इनका समाधान किए जाने के संबंध में प्रयास किया जाना आवश्यक समझा गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना और उसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपनी अपनी प्रतिबद्धता शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जो उसमें व्यक्त की आस्था जताई, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अपना प्रयास समझ करके, अपना उद्देश्य और कार्य समझ करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, चाहे वो दो राष्ट्रों के बीच में सीमा की समस्या हो, दो राष्ट्रों के बीच में कोई क्षेत्र की समस्या हो, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वो शांति से संबंधित कोई समस्या हो या आणविक या परमाणविक कोई समस्या हो, इन पर गंभीरता से संयुक्त राष्ट्र ने जो है अपना एक योगदान देना आवश्यक समझा और शुरू किया। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राय सभी अंग, चाहे वो महासभा हो, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, चाहे वो सचिवालय हो, माने सभी अंग जो है वो अपने दायित्वों से, अपने अपने कार्यों से इन गतिविधियों को अंजाम देना एक आवश्यक समझा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज हम ये देखते हैं कि दुनिया के प्रत्येक देशों के प्रत्येक क्षेत्रों पर, चाहे वो शांति की समस्या हो या कोई दो देशों के बीच में विवाद हो या किसी प्रकार का, या अब आजकल तो ये पर्यावरण जो है ये प्रमुख मुद्दा है और शस्त्रीकरण यानी शस्त्रीकरण उसका आवश्यक काम है और मानवीय अधिकारों की पुनः स्थापना या रक्षा करना उसका जो प्रमुख काम है। तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है अपनी एक प्रभावी भूमिका निभाना शुरू की। इसी संबंध में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्य स्टॉकहोम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर महासभा ने 58 सदस्यीय पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए अधिशासी परिषद स्थापित की। यह परिषद विश्व स्तर पर पर्यावरणीय कार्यों का केंद्र और समन्वयक बन गई। किसी विकासशील देश में स्थापित की जाने वाली यह प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी यूनेप का मुख्यालय यानी यूनेप संसद जो बनी उसका मुख्यालय नैरोबी में रखा गया। यूनेप के कार्यक्रमों में 3 घटकों से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संजाल सम्मिलित है। एक विश्व पर्यावरणीय निगरानी परिषद जो विपरीत पर्यावरण परिवर्तनों, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, को समझने और उपेक्षा करने और उनका सामना करने के लिए
जरूरी सूचना सरकारों को देने के लिए चुने हुए पर्यावरणीय स्थानों को देखना। माने ये संस्था का काम कहना चाहिए ये है मेरे बताने का मतलब, जैसा इसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो 58 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय समिति है, उस समिति का यह काम है कि वह विभिन्न देशों के उन मुद्दों को देखे, उन समस्याओं को देखे, या उन खासकर पर्यावरणीय मुद्दों को देखे जिन मुद्दों से, जिनके प्रभाव से या जिनके कारगमों से सामाजिक गतिरोध और मानवीय जीवन जो है कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये यूनेप के कार्यक्रम में यूनेप के जो कार्यक्रम थे वो 3 घटकों से, यानी 3 प्रकार से उनके बिंदु जो है निर्धारित किए गए। ये अंतर्राष्ट्रीय संजाल मतलब अंतर्राष्ट्रीय एक निगरानी के तहत जो है इस कार्यक्रमों को प्रमुख कर दी गई। इंटोफेरा ये एक कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय इस गतिविधि का, में 100 देशों में से 2000 संसाधनों को पर्यावरण सूचना और विशेषज्ञों को सूचना देने वाली कंप्यूटर युक्त संदर्भ सेवा और अंतर्राष्ट्रीय शक्तिशाली विषैले रसायनों का रजिस्टर जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक रसायनों पर वैज्ञानिक तथा विनिमयकारी सूचना राष्ट्रीय संवाददाताओं के जरिए देने का कार्य करता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में पर्यावरणीय समस्या को शामिल करने के बाद इन कार्यक्रमों में विशेष गति पैदा हुई और गति के साथ साथ उसके जो क्षेत्र हैं वो निश्चित किए गए। क्षेत्र कौन कौन से निर्मित किए गए, जैसे चाहे वो मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन हो या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले अन्य कोई भी जरूरी उपकरण हो या पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए जो भी कार्यक्रम हो, उन सब कार्यक्रमों पर ये समस्त देश और ये निगरानी समिति उस पर विशेष सक्रियता से कार्य करेगी और उसके जरिए जो है त्वरित यानी कंप्यूटरीकरण करना चाहिए कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसकी त्वरित जानकारी, इसकी वास्तविक रूपरेखा और इसका प्रभाव, इसका प्रदूषण का स्तर, माने हर तरीके की त्वरित सूचना का जो तरीका है यानी जो तकनीक है, इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कार्यक्रम को करने का निश्चित किया। इसमें मैं एक आध 2 पॉइंट और बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है, इसमें और कल और चर्चा करेंगे। मैं 2-4 पॉइंट आपको और बता देता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रयत्नों से सन 1975 में राज्यों द्वारा 7 संधियां स्वीकृत की गई थी जो इस प्रकार है। जो 1972 से 75 से कार्यक्रम चला था, उसमें जो संधियां यानी पर्यावरण के संबंध में जो विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा या राष्ट्रों या विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा जो संधियां यानी जो समझौते किए गए वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है संकटापन्न या जोखिम में पड़े जंगली पेड़ पौधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कार्यक्रमों पर रोक लगाना। कहने का मतलब ये है कि जो पर्यावरण को बिगाड़ने से संबंधित, पर्यावरण को अगर किसी जंगल को काटा जाता है, पेड़ पौधों को नष्ट किया जाता है, तो उसमें से जो व्यापार किया जाता है, चाहे वो एक राष्ट्र के द्वारा हो या एक या दो से अधिक राष्ट्रों के द्वारा हो, इस व्यापार, जंगल के व्यापार को या पेड़ पौधे के व्यापार को या लकड़ियों के व्यापार को कहना चाहिए जो पर्यावरण के क्षरण से संबंधित है या उसके लिए उत्तरदायी है। इस व्यापार पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि तथा विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के रहने के स्थान को निश्चित किया गया था, यानी जलीय वातावरण को सुधारने का एक कार्यक्रम तय किया गया था। तीसरा पॉइंट है विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभी समय यानी उस समय इस पर विचार किया जाना या कार्रवाई करने का एक सुझाव दिया। तेल के प्रदूषण अपघातों के मामलों में भी
खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे। यानी तेल से संबंधित, यानी तेल का जो प्रदूषण, जैसे हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब 1998-99 2000 तक ये जब खाड़ी युद्ध चला इराक और कुवैत के बीच में, उसमें अन्य जो ओपेक देश, यानी ओपेक देश जो तेलों के उत्पादक और निर्यातक देशों का एक संगठन है, उसमें जितने भी तेल निर्यातक देश थे, तेल उत्पादक देश थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की आपूर्ति के लिए जो है वो जवाबदार है, या जहां से तेल की आपूर्ति होती है। बहुत सारे तेल के स्थानों पर जहां पर तेल एकत्रित है या तेल संग्रहित किया जाता है, वहां पर बहुत युद्ध के कारण जो है वो आग लगी थी, यानी वो उसको ज्वलनशील बना दिया गया। उससे जो जहरीली गैस प्रदूषित हुई, तो अगर ऐसी स्थिति कहीं पर उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए ये प्रयास उसमें इन प्रयासों को महत्व प्रमुखता से उठाया गया। तेल प्रदूषण के नुकसान के लिए असैनिक दायित्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के संबंध में कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। कहने का मतलब कि तेल प्रदूषण के नुकसान, जितना नुकसान होता है या उस नुकसान की भरपाई करने का भी एक इसमें सुझाव दिया गया है। जलपोतों तथा हवाई जहाजों द्वारा ढेर लगाने के सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए भी इसमें प्रयास करने की पहल की गई थी। अब इसमें जलपोतों और हवाई जहाजों द्वारा जो कचरे का ढेर लगा दिया जाता है समुद्र के आसपास या किसी भी क्षेत्र विशेष में, जो उस प्रदूषण की अधिकता के कारण वहां से जहरीली गैसें या विषैले तत्व पैदा होते हैं, तो अगर ऐसा प्रयास किन्हीं दो देशों की सीमा पर या किसी भी देश के निकट ऐसा किया जाता है, तो उसके लिए उस प्रदूषण से बचाने के लिए भी ऐसे कचरे के ढेरों पर रोक लगाने के लिए भी इस पर विचार विमर्श किया गया है। कूड़ा कटकर तथा अन्य सामान ढेर लगाने के सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए भी राष्ट्रों को एक चेतावनी दी गई थी, यानी कि किसी भी प्रकार से इन ढेरों के दुष्परिणाम से जो प्रदूषण पैदा होता है। मेरा बताने का मतलब ये है कि जितने भी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों में संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाइयों ने समय समय पर जो उसके लिए उपाय, सुझाव, प्रयास या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो निश्चित किए गए थे, उनमें इस प्रकार के प्रदूषण को, यानी पृथ्वी के इस प्रदूषणों को बचाने के लिए किसी न किसी प्रकार से या तो चेतावनी दी गई थी, या राज्यों को सुझाव दिया गया था, या उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने की पहल करने का अंतर्राष्ट्रीय पहल करने के लिए जो है वो प्रेरित किया गया। तो इसमें कहने का मतलब ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के चलते जो है ऐसे मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो विश्व के पटल पर सामने आते हैं, जिन पर सभी देशों को विचार विमर्श करना जो है वो आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 1972 के बाद जो प्रक्रिया चली और 1992 के बाद जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद जो कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित जो शुरू हुए, वो व्यापक से व्यापकतम होते गए, और उनमें सभी राष्ट्रों की सभी एजेंसियां और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की भी इसमें प्रमुख भूमिका हो गई, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विशेष प्रयासों से ऐसे कार्यक्रमों पर एक्शन लेना या उस पर रोक लगाने का एक माने कहना चाहिए प्रयास किया या बीड़ा उठाया। अगले पॉइंट में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के और प्रयासों के बारे में।